हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि हम संविधान करेंगे। जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो पहले पॉलिटिकल साइंस का कि एक्चुअली में पॉलिटिकल साइंस में हमको क्या क्या पढ़ना होता है और उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने दोस्तों वह नहीं देख लिया है, और अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए, तो ताकि जिससे आपके दिमाग में एक ओवरव्यू बन जाए कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं और आखिर पॉलिटिकल साइंस में आखिर हमको पढ़ना क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो महत्वपूर्ण चैप्टर आता है, जो राजनीति विज्ञान में हम देखेंगे, वो दोस्तों आता है, हम जो देखने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट आज, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों अभी नहीं देखेंगे, उसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर आते हैं, उसको हम देखेंगे दोस्तों, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो उनको भी देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, उससे दोस्तों आपको काफ़ी एक समझ आ जाएगा। उससे पहले दोस्तों सामाजिक संवैधानिक विकास देखेंगे, जो कि अंग्रेज जो कि भारत में दोस्तों किस समय राज करते थे। ठीक, तो संविधान में दोस्तों हम भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं संविधान के अंतर्गत। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों हमको ये देखना होगा कि जब अगर हिस्ट्री की अगर बात करें, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख लिए होंगे हिस्ट्री में। तो अंग्रेज किस प्रकार से भारत में आए और भारत में वो मतलब कि व्यापार करने के उद्देश्य से आए, और जब यहाँ की स्थिति उन्होंने देखी तो राजा को आपस में लड़वाना शुरू किया, और फिर व्यापार करते करते वो राजनीति में घुस गए, और धीरे धीरे वो भारत मतलब कि जैसे उन्होंने प्लासी और बक्सर का युद्ध जीता, तो भारत की राजनीतिक आर्थिक और सभी नीतियों को बनाने लगे, देश को चलाने लगे, देश को संचालित करने लगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि यहाँ से उनको काफ़ी धन लाभ प्राप्त होने लगा, काफ़ी मतलब कच्चा माल मिलने लगा। जो कच्चा माल लेने के उद्देश्य से यहाँ पर आए थे और चीज़ों को बेचने के लिए आए थे, लेकिन दोस्तों यहाँ से उनको टैक्स मिलने लगा, और जितना उन्होंने उम्मीद नहीं की थी उससे ज़्यादा उनको यहाँ से फ़ायदा मिलने लगा। ठीक, अब दोस्तों ये क्या होता है कि यहाँ ब्रिटेन में जब पता चलता है, और वहाँ की सरकार जो कि राजा रानी और जो सरकार रहती है वह भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इससे बढ़िया देश, जो कि दोस्तों यहाँ से काफ़ी कुछ मिल रहा था दोस्तों, तो वो नहीं चाहते थे कि भारत को इतनी आसानी से हम गंवा दें, क्योंकि दोस्तों यहाँ जल्दबाजी करेंगे, इतना अत्याचार करेंगे, इतना टैक्स वसूलेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ की सरकार बगावत कर देगी। और वह नहीं चाहते थे कि हम इसको, यहाँ के लोग दोस्तों जो कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देंगे और फिर हमको ये देश छोड़ना पड़ेगा। तो वहाँ के सरकार भी नहीं चाहती थी कि हम इस देश को इतनी आसानी से छोड़ें, क्योंकि दोस्तों यहाँ से उनको इतनी मतलब कि इतना लाभ हो रहा था। दोस्तों ये वही वाली बात है कि अगर कोई मुर्गी अंडा देती है तो कौन व्यक्ति चाहेगा कि उस मुर्गी को हम अपने पास ही रखें, मतलब उसको हम गंवा नहीं। तो दोस्तों वही बात है, वो भारत को नहीं छोड़ना चाहते थे। इसीलिए दोस्तों कंपनी जिस तरह से मतलब कि जब 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है, तो बंगाल में अपार मतलब कि धन लूटते हैं, और वहाँ पर काफ़ी अत्याचार करते हैं। कौन? अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में थी। लेकिन दोस्तों 1773 से फिर जो ब्रिटिश सरकार थी वो कंपनी पर नियंत्रण रखती है कि तुम मतलब इतना अत्याचार, इतना सब कुछ लूटपाट अब अभी से मत करो, क्योंकि इतना करोगे तो फिर क्या होगा, सरकार जो वहाँ के लोग हैं वो बगावत हो जाएंगे और हमारे खिलाफ बगावत कर देंगे, हमको फिर वहाँ से जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। दोस्तों फिर समय समय पर एक्ट आते थे कंपनी को नियंत्रण करने के लिए। ठीक, समय समय पर वो एक्ट दोस्तों कौन कौन से वो हम देखेंगे, जो कि मैंने हिस्ट्री के वीडियो में बताया है कि दोस्तों ब्रिटिश के समय में भी एक्ट आते थे। वो एक्ट क्या थे दोस्तों, और ब्रिटिश किस प्रकार से भारत में राज करते थे, आम भाषा में बोले तो अंग्रेज किस प्रकार से भारत में राज करते थे दोस्तों, उसको हम देखेंगे। तो देखिए, ये संवैधानिक विकास का दोस्तों पार्ट फर्स्ट है। ठीक दोस्तों, कुछ 3 या 4 टॉपिक बनेंगे, और दोस्तों आपका संवैधानिक विकास का जो चैप्टर है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 1773 में अगर देखें तो सबसे पहले जो आता है वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसमें क्या होता है दोस्तों वो हम देखेंगे। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट क्या था कि जो ब्रिटेन में, 2 बदलाव ब्रिटेन में होते हैं दोस्तों और 2 भारत में होते हैं। क्या होते हैं कि वहाँ पर एक संस्था बनाई जाती है जिसको बोला जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, वहाँ कुछ उद्योगपति होते थे
और उनके अंडर में होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी, जो कि 24 सदस्य होते थे दोस्तों। किस में होते थे, कितने होते थे, 24 सदस्य होते थे। और उसमें से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष रहेगा और वह कंपनी के कार्य को नियंत्रित करेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर देखें तो ब्रिटेन में एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ये रहेंगे। ठीक है, ये रहेंगे वहाँ पर, और उनके थ्रू डायरेक्टरी को चुना जाएगा। ठीक, और ये क्या करेंगे, इसमें एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहेगा और ये कंपनी के कार्य को नियंत्रित करेगा। ठीक, ये कंपनी कार्य, ये दोस्तों हायरार्की आपको याद, मतलब कि ये चुनेंगे उद्योगपति और उनके थ्रू ये चुने जाएंगे और ये फिर इनके कार्य को नियंत्रण करेंगे। इसमें एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहेगा। ये ब्रिटेन में दोस्तों वहाँ पर बदलाव हुआ। दूसरा, भारत में अगर देखें तो उस समय गवर्नर बोला जाता था, लेकिन फिर 1773 से बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक, और उसके सदस्य रहेंगे दोस्तों, अब गुट द्वारा निर्णय लिया जाएगा दोस्तों। वो इस तरह से अकेला, जो कि राजा की तरह जो पहले होता था ना, कि राजा ने डिसीजन ले लिया कि ये करना है तो यही करना है, अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि 4 सदस्य रहेंगे। जैसे अगर यहाँ बात करें तो एक तो गवर्नर रहेगा। ठीक, एक तो गवर्नर और 4 सदस्य और रहेंगे। ये पांचों मिलकर क्या करेंगे, कोई डिसीजन, कोई निर्णय लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तय हुआ यहाँ पर। लेकिन दोस्तों इसका महत्व यहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है गवर्नर का, क्योंकि दोस्तों एक तरफ अगर 3 व्यक्ति हो जाते हैं और वो बोल देते हैं कि एक ये डिसीजन लागू होना चाहिए, लेकिन गवर्नर बोलता है कि नहीं लागू होना चाहिए, तो फिर उसका महत्व यहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है। ठीक, और दोस्तों यहाँ पर डिसीजन निर्णय द्वारा लिया जा रहा है, मतलब बहुमत से लिया जा रहा है दोस्तों। यही उद्देश्य है संवैधानिक विकास का, कि अंग्रेज किस प्रकार से राज करते थे। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि इसमें नया क्या है। ये दोस्तों प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में भी राजा जो होते थे, राजा के पास मंत्री परिषद हुआ करती थी और उसके पास भी तो सदस्य होते थे, और यहाँ भी सदस्य है गवर्नर के पास। तो दोस्तों इसमें न उसमें क्या बदलाव है, मतलब अलग क्या है। अलग दोस्तों ये है कि राजा के पास भी जो मंत्री परिषद हुआ करती थी, उसमें जो सदस्य होते थे वे केवल राजा को सलाह देते थे कि ये करना है वो करना है। अंतिम डिसीजन दोस्तों राजा ही लेता था, जो कि मध्यकाल में प्राचीन भारत में जो कि उसमें था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो गवर्नर जनरल के पास जो मंत्री परिषद रहेगी, 4 सदस्य और एक वो 5, वो दोस्तों बहुमत करेंगे, कोई बहस करेंगे, मतलब डिसीजन गवर्नर अकेला नहीं ले पाएगा। यहाँ पर गवर्नर की हाँ में हाँ अगर 3 सदस्य और मिल जाएंगे तब दोस्तों डिसीजन पास होगा। ठीक दोस्तों, ये मतलब 1773 का रेगुलेट एक्ट में था। और जो 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे उनके, एक तो बंगाल हुआ और एक मद्रास हुआ और एक बम्बई हुआ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मैप आपके दिमाग में भारत का क्लियर होगा। ठीक, तो जो मद्रास हुआ, बम्बई और जो बंगाल, तो 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र से धीरे धीरे दोस्तों सबको मतलब कि अपने साम्राज्य मिला लेते। जैसे मराठा साम्राज्य हुआ, सिख साम्राज्य हुआ, उसके बाद में असम हुआ, मध्य प्रांत हुआ। दोस्तों में आपने मेरे हिस्ट्री के वीडियो देखे होंगे तो आपको अंग्रेजों ने कब भारत पर राज्य किया, कैसे आए, क्यों आए और कब कब किस क्षेत्र को भारत में अपना राज्य बनाया दोस्तों, तो ये आपको पूरी डिटेल से उसमें मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और हिस्ट्री में मैंने चैप्टर वाइज वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक, तो वहाँ देखकर आप समझ सकते हैं। तो देखिए, और जो बंगाल में जो कोलकाता राजधानी थी उसको पूरी मतलब पूरे अंग्रेजी साम्राज्य की वहाँ पर कलकत्ता राजधानी बनाई गई। उस समय कौन थे हेड, तो उस समय वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है दोस्तों, तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ब्रिटेन में कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी चुनी गई और उसमें 24 सदस्य रहेंगे। इसमें एक अध्यक्ष रहेगा, एक उपाध्यक्ष रहेगा और वह कंपनी कार्य को नियंत्रित करेगा। कंपनी में एक उसका पद बढ़ाया गया और उसको भारत का गवर्नर जनरल, सॉरी दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का तो 1833 में होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और जो मद्रास और बम्बई के जो प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे वो भी उसके अधीन कर दिए गए। मतलब अंग्रेजों की जो पूरी राजधानी रहेगी वो कलकत्ता ही रहेगी और मेन जो रहेगा वो बंगाल रहेगा। ठीक दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। और दोस्तों भारत में अगर देखें तो 4 सदस्य दिए गए गवर्नर को और अब बहुमत द्वारा ग्रुप द्वारा निर्णय लिया जाएगा। ठीक, मतलब 5 सदस्य एक गवर्नर और 4 सदस्य, मतलब 3 किसी बात एक सहमति होनी चाहिए तीनों की,
और उसमें गवर्नर भी होना चाहिए, तो फिर क्या होगा, वो डिसीजन मान लिया जाएगा। ये दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट। इसके समय दोस्तों जब कलकत्ता में पूरे अंग्रेज साम्राज्य की राजधानी बनाई, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। लेकिन दोस्तों वो सुप्रीम नहीं था, उसकी सुनवाई भी ब्रिटेन में हो सकती थी। उसमें पहली न्यायाधीश तो थी वो सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य मतलब उसके साथी थे। ये दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। अब दोस्तों इसमें कुछ कमियां थी, ठीक, मतलब ये कमियां थी कि भाई इसका महत्व यहाँ थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि गवर्नर का मतलब क्या, सर्वोच्च पूरे भारत में। लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरफ अगर 3 व्यक्ति हो गए और वह चाहते हैं कि ये डिसीजन लागू नहीं होना चाहिए, और गवर्नर बोल रहा है कि नहीं ये लागू होना चाहिए, तो यहाँ पर तो दोस्तों गवर्नर का महत्व थोड़ा कम हो रहा है। तो इसमें कुछ कमियां थी, और भी वहाँ की मतलब कि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ कमियां हो रही है। तो दोस्तों ये रेगुलेटरी एक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब 1784 में जो आता है वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों आपने नाम सुना होगा, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, वो क्लियर करेंगे। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में क्या रहता है कि इसमें जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए 6 सदस्य की और एक कमेटी बनाई, और वह भी क्या करेगी, इस कंपनी के कार्य को नियंत्रित करेगी। और इसमें एक अध्यक्ष, उसमें भी एक अध्यक्ष रहेगा। इसमें दोस्तों 24 सदस्य हैं, ठीक, और उसमें जो रहेंगे 6 सदस्य रहेंगे। कितने रहेंगे, 6 सदस्य, और इसमें एक अध्यक्ष रहेगा, एक अध्यक्ष, ठीक। ये दोस्तों आपको याद रखना है, इसमें 24 सदस्य, इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी में। और यहाँ पर दोस्तों अगर देखें तो 24 आ जाएंगे और एक अध्यक्ष है, ठीक। और यहाँ पर अगर देखें तो 6 है और एक अध्यक्ष, और जो अध्यक्ष रहेगा वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य रहेगा। वो दोस्तों कंपनी कार्य को देखेगा, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी भी है और पिट्स इंडिया एक्ट भी है। तो दोस्तों क्या है फिर ये, तो ये जो राजनीतिक कार्य को देखेगा और ये आर्थिक कार्य को देखेगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है पिट्स इंडिया एक्ट में। अब यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नर जनरल जो है बंगाल का, उसका एक महत्व बढ़ जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो एक सदस्य था उसको कम कर दिया गया, और यहाँ पर सदस्य कर दिए गए। एक तो अध्यक्ष रहेगा, एक मतलब कि गवर्नर जनरल रहेगा, और 3 सदस्य कर दिए गए, कुल हो गए 4। मतलब कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो केवल एक व्यक्ति को गवर्नर जनरल अपनी तरफ मिला लेगा और वह डिसीजन मान लिया जाएगा। जैसे कि गवर्नर जनरल बोल रहा है कि ये डिसीजन लागू होना चाहिए, और एक व्यक्ति और मिला लेगा और वो भी बोल देगा उसकी हाँ मिलाएगा, तो फिर वह लागू हो जाएगा। यहाँ उसका महत्व दोस्तों बढ़ जाता है गवर्नर जनरल का, यहाँ पर महत्व नहीं बढ़ा था, ठीक। यहाँ पर दोस्तों 2 ही बातें आपको याद रखना है। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक और मतलब कि कमेटी बनाई जाती है, उसमें एक अध्यक्ष रहता है ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य, वो अध्यक्ष रहेगा, और 6 सदस्य रहेंगे, वो कंपनी कार्य को देखेगा, आर्थिक कार्य को, ठीक। अब दोस्तों क्या है, जो फौजदारी मामले, जो आर्थिक जो टैक्स वसूलते थे भाई, और दो इसमें एक अध्यक्ष और एक सदस्य को कम कर दिया गया, कुल 4 हो गए, एक गवर्नर जनरल और 3 अन्य सदस्य, ठीक। तो दोस्तों ये पिट्स इंडिया एक्ट हुआ, रेगुलेटरी एक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और पिट्स इंडिया एक्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों इसके कुछ वर्षों बाद वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कि अगर देखिए दोस्तों यहाँ 1700 आएगा, 1786 में कार्नवालिस एक्ट, ठीक। ये दोस्तों कार्नवालिस एक्ट क्या है, इसको दोस्तों अगर देखते हैं, ये दोस्तों कार्नवालिस उस समय 1785 से 93 तक कार्नवालिस था। तो कार्नवालिस को ध्यान में रखकर एक्ट बना दिया। इतना चर्चित तो नहीं है और आता भी बहुत कम है, तो दोस्तों फिर भी आप देख लीजिए। कार्नवालिस एक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर पावरफुल बना दिया गया किसको, बंगाल के गवर्नर जनरल को। कैसे, देखिए ये क्या रहेगा, सेना का हेड रहेगा, मतलब कि जो मतलब गवर्नर जनरल जो रहेगा वो जो सेना है उसका हेड रहेगा, ठीक। एक कार्य हुआ। दूसरा कार्य हुआ कि जो गवर्नर जनरल रहेगा वो चाहे उसको कोई निर्णय पसंद नहीं आ रहा है तो वो सीधा उसको डिसमिस कर देगा, मतलब उसको अमान्य घोषित कर देगा। यहाँ पर गवर्नर जनरल का महत्व बहुत बढ़ गया, उसके पास पावर हो गई, सेना का हेड भी हो गया, और उसके बाद में अगर देखें तो वह कोई डिसीजन पसंद नहीं आ रहा है तो उसको मतलब कि डिसमिस कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है, ठीक। ये 1786 का कार्नवालिस एक्ट हुआ, ठीक। अब 1792 में अगर देखें दोस्तों तो क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ इसका एक्ट है, कुछ नाम नहीं है इसका। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लगे, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको काफ़ी फ़ायदा होने लगा। अब वो आए थे दोस्तों, ब्रिटिश जो रानी थी उस समय, राजा रानी,
के घोषणा पत्र इन्होंने दिया था, अपना आवेदन पत्र, और 15 वर्ष की अनुमति लेकर आए थे। लेकिन उस समय दोस्तों अगर देखें तो काफ़ी 15 वर्ष से काफ़ी अधिक समय हो गया दोस्तों इनको। अगर देखें 1757 में इन्होंने वो युद्ध जीता था, ठीक, प्लासी का, और उसके बाद में फिर बक्सर, और 15 वर्ष से काफ़ी अधिक समय हो गया। तो इनका समय कार्यकाल जो था दोस्तों वो खत्म हो गया। अब इन्होंने फिर गुहार लगाई कि अब तो हमको फ़ायदा होने लगा है, पहले तो हम लड़ाई झगड़े में ही रह गए, फ़ायदा तो हमको अब होने लगा है। और ब्रिटिश राजा रानी से, क्राउन से इन्होंने गुहार लगाई कि हमारी समय अवधि जो है वो बढ़ाई जाए। तो फिर यहाँ पर 20 वर्ष के लिए इनकी समय अवधि बढ़ा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब ऐसे 20 वर्ष कर करके बढ़ा दी जाती है दोस्तों। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है कि 20 वर्ष की समय अवधि ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ाई जाती है। ठीक दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ये होता है कि जो भारत है, अगर वर्ल्ड के तरीके से देखें, अगर ब्रिटेन इधर है दोस्तों और भारत यहाँ है, तो अगर भारत को अगर देखिए तो इधर ईस्ट है, जैसे सूर्य जिधर उगता है उधर ईस्ट बोलते हैं ना हम, पूर्व। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ये जो कंपनी है वो ईस्ट इंडिया की, मतलब ईस्ट पूर्व में है वो कंपनी, इसलिए इसको नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा है। ठीक, अब दोस्तों हम, लेकिन दोस्तों पहले उसका दूसरा नाम हुआ करता था, जो कैप्टन हॉकिंस जो कि कंपनी को लेकर आया था, उसके नाम के उससे था कंपनी का नाम, लेकिन फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया जाता है। ठीक, अब दोस्तों इस एक्ट में बस यही होता है। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो उसका मतलब पर्यवेक्षक भी कर सकता है, उसका निरीक्षक भी कर सकता है, क्योंकि उसको हेड मान लिया गया, मतलब सर्वोच्च जो मान लिया गया पूरे अंग्रेजी साम्राज्य में, जो सर्वोच्च पद है वो बंगाल का गवर्नर जनरल, कोलकाता में उसकी राजधानी बनाई गई। ठीक, अब दोस्तों ये मद्रास प्रांत है और जो बम्बई प्रांत है वहाँ क्या क्या एक्टिविटी हुई, क्या क्या हुआ और कैसा क्या चल रहा है वहाँ व्यवस्था, उसका मुआयना भी कर सकता है कौन, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 20 वर्ष कार्यकाल बढ़ाया गया, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो इनका मुआयना भी कर सकता है मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी क्षेत्रों का। ठीक दोस्तों, 4 हमने एक्ट देखे। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके आगे का हम अगले पार्ट में करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा संवैधानिक विकास का पहला पार्ट था। इस 2 या 3-4 पार्ट बनेंगे और आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आप दूसरा मतलब इस सब्जेक्ट को काफ़ी इंपॉर्टेंट से ले आप, और दोस्तों आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। ठीक, तो मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।